Hello, good morning students. Welcome back to my channel TEH Teacher Education Hub. अध्याय फर्स्ट, ये आपके केमिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें देखिए, पहला पेज आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। तो पहली लाइन इसमें ये रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दी हुई है। क्या लिखा है देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही होता है, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। सेकंड है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये हो गई परिभाषा। नेक्स्ट देखिए उदाहरण। पहला है भोजन का पाचन। जैसे हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है तो एक वो रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा है श्वसन। तीसरा है लोहे पर जंग लगना। चौथा है मैग्नीशियम फीते का जलना। पांचवा है दही का बनना। दही का बनना भी एक बहुत अच्छी रासायनिक अभिक्रिया है जो हम रोज घरों में देखते हैं। जो दही हमारी मम्मी जो दही जमाती है दूध से, वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। और इसमें दही में लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण देखिए, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है वो चीज़ें बताई गई हैं। रासायनिक अभिक्रिया में पहला होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया जैसे होगी जिस अभिकारक के बीच में होगी तो उनसे कुछ चेंजेस पाए जाते हैं, चेंजेस होते हैं। तो उसकी अवस्था जैसे सॉलिड है तो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, और लिक्विड है तो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस है तो गैस सीधा भी सॉलिड में भी चेंज हो जाती है। उसे कहते हैं नौसादर की जो अभिक्रिया होती है, नौसादर और लवण की अभिक्रिया, उसे कहते हैं संघनन की अभिक्रिया होती है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक काम ले रहे हैं, जो भी अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उनमें अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, बस इतना होता है। तो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, अब है पॉइंट है, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। यह है शब्द समीकरण। जैसे कि शब्द समीकरण से दिखाया जाता है। पहला जैसे जिंक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक Zn के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहले आपको पीरियोडिक टेबल आगे चैप्टर में बताऊंगी, और आपके चैप्टर में दिया हुआ होगा चैप्टर नंबर 5 में कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है। आवर्त सारणी होती है जिसमें तत्वों के नाम होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम एंड जिंक। ये ऐसे 104 एलिमेंट के नाम दिए हुए रहते हैं आवर्त सारणी में, जो आपके बहुत काम आते हैं दैनिक जीवन में और रासायनिक अभिक्रियाओं में बहुत काम आते हैं। तो ये आपको 30 तक तो अच्छे से याद होने चाहिए जो मैंने अभी बताए। वो आगे चैप्टर में आएंगे, 5वें चैप्टर में है आपके। शब्द समीकरण है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है अभिक्रिया। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या बनेगा? जिंक है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। क्या है? H2SO4। मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे कि ये रहा, H, जिंक तो हो गया Zn, और सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया H2SO, और ये 4, ये रहा। ये देखो लिख के बताया मैंने आपको, जिंक प्लस H2SO4 अभिकारक। और इससे बताया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ओके, आगे देखिए आगे क्या होता है। ये बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से स्टूडेंट्स बीच में मुझे रुकना पड़ा, सॉरी। आगे देखिए, ये देखो ये रिएक्शन है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल की। ठीक है, Zn होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल हम दर्शाते हैं H2SO4 से। तो इससे बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो मतलब इसमें क्या होगा, जिंक को सल्फेट रिप्लेस कर देता है, तो Zn SO4 बनता है प्लस H2 निकल जाती है। ओके,
आगे देखते हैं। तो ये हो गई Zn प्लस, मैंने आपको पहली रिएक्शन बता दी है, वही दी हुई है। रासायनिक समीकरण कैसे बनेगा, जिंक प्लस H2SO4 इट गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो LHS RHS दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों में परमाणुओं की संख्या और अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब रिएक्शन बैलेंस होती है। तो इसे तो कहेंगे अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं ये तो हैं अभिकारक, और ये हैं उत्पाद। ठीक है, RHS में मतलब राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है अभिकारक Zn प्लस H2SO4 और ZnSO4 प्लस H2, ये है RHS। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक पेज आपका कंप्लीट हो गया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। नेक्स्ट पेज, रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण हम देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था को दर्शाते हैं, को भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जैसे सॉलिड है तो सॉलिड लिखो, अगर किसी कोई अभिकारक आप लिख रहे हैं, जैसे जिंक है, जिंक क्या है, सॉलिड है, तो उसके नीचे S लिखो और ब्रैकेट में बंद कर दो। H2SO4 क्या है, अगर कंसनट्रेटेड है तो कंसनट्रेटेड लिखो, मतलब सांद्र है तो उसको कंसनट्रेटेड लिखा जाएगा, सॉलिड में है तो सॉलिड, और अगर लिक्विड में है तो अगर तनु है, तनु H2SO4 है तो लिक्विड में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे L। तो इस प्रकार से अभिक्रिया लिखी जाती है। ये बताया गया है कि उसकी भौतिक अवस्था के साथ दर्शाते हैं कि मतलब वास्तव में वो है क्या, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये लिखा जाता है अभिक्रिया में। ओके, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है वो समझिए आप। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का ना तो में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, जो द्रव्यमान है, जो उसका भार है, वजन है, ना तो उसका निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ये अणु परमाणुओं के मतलब एक तो दान देने पर और लेने पर, ग्रहण करना और देना, इस पर डिपेंड करता है कि रासायनिक अभिक्रिया कैसी होगी। ठीक है, इसका ना द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कर्म संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, मैंने यही भी आपको बताया, रिएक्शन जो है बैलेंस होनी चाहिए, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों अभिकर्मक जो है, अभिकारक जो है वो बैलेंस होने चाहिए, उनके अणु परमाणु बैलेंस होने चाहिए। जैसा जैसा अभिकारक में है वैसा ही अभिकर्मक में, उत्पाद में बैलेंस, अणु परमाणु की संख्या होनी चाहिए, द्रव्यमान सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चरणबद्ध संतुलित करना। अब संतुलित कैसे किया जाती है, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो पहला है, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर ऐसे बॉक्स बना लीजिए। पहला है ये आयरन, आयरन को बोलते हैं Fe। ठीक है, आयरन, ये आयरन की रिएक्शन है, Fe प्लस H2O, जंग लगने वाली, लोहे पर जंग लगने की रिएक्शन है ये। Fe लोहा है, ये Fe प्लस H2O, मतलब लोहे पर अगर पानी पड़ जाता है तो Fe2O3 बन जाता है, फेरस ऑक्साइड बन जाता है, जंग लग जाती है। Fe2O3 प्लस H2, लोहे पर पानी पड़ने से जंग लग जाती है, तो Fe प्लस H2O, वाटर को बोलते हैं H2O, लोहे को बोलते हैं Fe प्लस, ये बन जाएगा Fe2O3 फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। ओके, तो सिंपल सी रिएक्शन है, Fe प्लस H2O इट गिव्स Fe2O3 प्लस H2। ओके, डन। आगे चलते हैं। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। ये देखते हैं क्या क्या है। Fe में कितने अणु हैं, एक ही था। हाइड्रोजन में कितने, दो थे। H2O, ऑक्सीजन में कितना था, एक था। तो ये अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या लिख ली लेफ्ट हैंड साइड में। Fe में एक, हाइड्रोजन में दो, ऑक्सीजन में एक। लेकिन उत्पाद में क्या बना, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या 3 बनी, और उसमें ऑक्साइड बनने के बाद बनी, Fe2O3 बना, Fe प्लस H2O इट गिव्स Fe2O3 प्लस H2। तो ये Fe के हो गए 3, आयरन के 3 हो गए, और ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, और ऑक्सीजन के 4 हो गए। ठीक है, चरण 3, स्टेप 3 पे पहुंचते हैं, कैसे बैलेंस किया जाता है। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड
अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। जैसे Fe है, अब ये संतुलित नहीं हुई थी, Fe प्लस H2O था, Fe2O3 प्लस H2O बन गया, मतलब तो उत्पाद में ज़्यादा हो रहे थे, और जो अभिकारक है उनमें कम हो रहे थे। उसको संतुलित कैसे करेंगे वो देखते हैं। Fe प्लस 4H2O कर दिया, तो यहाँ देखो ऑक्सीजन के 4 हैं तो इसमें भी 4 हो जाएंगे, H2O के आगे लगेंगे तो Fe प्लस, तो 4 अणु लगा दिए, ये 4 परमाणु लगा दिए, ठीक है। Fe प्लस 4H2O इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2, तो यहाँ ऑक्सीजन के 4 हो गए, तो यहाँ भी 4 है, हो गया संतुलित। Fe प्लस 4H2O इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2। और नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4, चरण 4, सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। 3Fe प्लस 4H2O इट गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2 प्लस 4। अब ये बैलेंस हो गई है, देखिए इसमें Fe के 3 अणु पहले ही आ रहे थे, पहली रिएक्शन में Fe प्लस H2O इट गिव्स Fe2O3 प्लस 4 Fe2O3 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस किया है, यहाँ हाइड्रोजन के 4 हैं तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 4 हो गए, प्लस 4H2O, ये दिख रहा है। चलो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाती हूँ कि संतुलित कैसे करना है। रिएक्शन वही है, Fe प्लस H2SO4 इट गिव्स Fe2O3 प्लस H2, उसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन के 4 और Fe2O3 बना रहेगा और उसके आगे 4 परमाणु लगाने, बैलेंस हो जाएगा। तो कैसे होगी ये, Fe प्लस H2SO4 इट गिव्स Fe2O3 प्लस H2O, फिर आगे बैलेंस कर लीजिए। सिस्टम का कूलिंग ढंग से नहीं हुई तो आग लगी जाएगी या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वहाँ टेम्परेचर